एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा चीन के साथ भारत के संबंध, मतलब कि चाइना के साथ भारत के संबंध किस तरीके के अभी हैं और इसके अलावा इतिहास में किस तरीके के थे, उसको हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए और ये मेरा दावा होगा कि अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख लिए, ठीक है, तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। तो अगर चाइना की बात हो रही है और इंडिया की बात हो रही है तो हमें एक चीज़ जानना होगा कि ये जो देश है ये कौन सी जगह पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है, और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया में स्थित एक देश है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और अगर हम लोग समझे कि जो चाइना है और इंडिया है उसके राष्ट्रपति अभी के समय कौन है, तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि अगर चाइना के राष्ट्रपति का नाम हम लोग बोले तो उनका नाम है शी जिनपिंग, और अगर भारत के राष्ट्रपति का नाम अगर हम लोग बोले तो अभी हाल फिलहाल में जो बनी है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उनका नाम है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और इंडिया के जो हमारे पीएम हैं उनका नाम तो अभी आपको पता ही होगा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं। तो चीन के साथ भारत के संबंध को अगर हम लोग समझे तो थोड़ा इतिहास को समझना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि पश्चिमी साम्राज्यवाद मतलब कि डच, फ्रेंच और जितने जो आपके ब्रिटिशर्स थे उनके उदय से पहले, मतलब कि उनके आने से पहले जो भारत और चीन है वो एशिया की महाशक्ति थे। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब इसका ये है कि जब डच, फ्रेंच और ब्रिटिश लोग नहीं आए थे तो उससे भी पहले अगर आप देखोगे तो भारत और चीन जो है वो एशिया की महाशक्ति के रूप में देखे जाते थे। ठीक है, एशिया तो वैसे भी एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में से सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसमें भी अगर आप देखोगे तो एशिया महाद्वीप में भारत और चीन एक महाशक्ति के रूप में देखे जाते थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम लोग बात करें तो उस समय चीन का अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रभाव हुआ करता था। तो किस तरीके से वो एशिया की महाशक्ति के रूप में देख सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो अगर पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, पहले हम लोग इसी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स, डच और फ्रेंच के आने से पहले, ठीक है, उससे भी पहले अगर हम लोग देखें तो उस समय भारत में और चीन में जो है बहुत सारे राजवंश का राज रहा है। ठीक है, बहुत सारे राजवंश का राज रहा है। अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पर हमारे सांग राजवंश, युआन, मिंग, किंग, ठीक है, कई सारे राजवंश का राज रहा है। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि हिस्ट्री में आपके कई सारे राजवंश आए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो मौर्य वंश आया है, आपका कुषाण वंश आया है, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें उससे भी आगे तो आपका गुप्त वंश हो गया, और उसके बाद आपका और भी कई सारे वंश हो गए, इसके बाद आपके मुगल वंश भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग उस समय की बात करें तो उस समय जो एशिया महाद्वीप में भारत और चीन जो था एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता था। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और उस समय चीन का अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रभाव था। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो चाइना है उसका अपने आसपास के जो क्षेत्र थे उस पर काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए हमें मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और चीन का अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र है, जैसे कि मंगोलिया जो आज का देश है, आप जानते होंगे मंगोलिया कहाँ पर स्थित है। पहले आप समझो, मंगोलिया जो है वो चाइना के ऊपर स्थित एक देश है। ठीक है, अगर आपके पास मैप होगा तो आप और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और कोरिया, जो आपने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा, तो दोनों को मिला दो। ठीक है, वो तो बाद में बंटवारा हुआ ना, उससे पहले अगर हम लोग मिला देंगे तो एक कोरिया देश हो जाता है। तिब्बत कहाँ पर है? तिब्बत की अगर हम लोग बात करें तो वो चाइना, जो चाइना है उसके अंदर ही स्थित है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें हिंद चीन का अगर हम लोग नाम रखें तो हिंद चीन में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें इंडिया और चाइना की कुछ बात की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंद चीन में, इंडो चाइना में इंडिया का कोई रोल ही नहीं है, ना ही चाइना का कोई रोल है। इसमें अलग ही देश का रोल है। वो कौन है? कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और
वियतनाम। ठीक है, इन देशों का नाम आता है इंडो चाइना में। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। और अगर चीन के राजवंशों की अधीनता में रहे हैं, मतलब क्या है इसका, जो आपका मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत, हिंद, चीन, ठीक है, जो इसको हम लोग इंडो चाइना कहते हैं, चीन के राजवंशों की अधीनता में रहे हैं। चीन के राजवंश कौन से, सांग, युआन, मिंग, किंग, ठीक है, और भी कई सारे राजवंश है। यहाँ पर मैंने बहुत ही कम लिखा है आपको एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। भारत और चीन का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। लेकिन चीन और भारत कभी भी नहीं टकराए अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि चीन और भारत कभी भी अपने प्रभाव क्षेत्र के मामले में नहीं टकराए हैं, कभी भी इनका लड़ाई नहीं हुआ। अब इसका रीज़न पता है क्या है, इसका रीज़न है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है ना, एक नेचुरल बॉर्डर का काम किया है, मतलब कि प्राकृतिक एक प्रकार से बॉर्डर का काम किया है आपका हिमालय पर्वत। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो है इनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। यहाँ पर टकराव का अर्थ यहाँ पर संघर्ष से या फिर लड़ाई झगड़े से है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और इस कारण भारत और चीन के रिश्ते सीमित थे। इनका जो रिश्ता था, जो भारत और चीन का उस समय की बात की जा रही है, इतिहास में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उस समय भारत और चीन के जो रिश्ते थे वो सीमित थे। ठीक है, लिमिट था। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि दोनों देशों ने एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जाना, और इसलिए 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए। अब इसका अर्थ क्या है, 1962 में क्या होता है, भारत और चीन के बीच हो जाता है युद्ध, जिसमें जो भारत होता है वो युद्ध में हार जाता है, उसको सैनिक पराजय का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जब भारत और चीन को आज़ादी मिली तो ऐसा लगा, ठीक है, जब उनको आज़ादी मिलती है, भारत और चीन को आज़ादी कब मिलती है, 1949 में चाइना को आज़ादी मिलती है, 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। तो इस तरीके का लगता है कि दोनों देश एशिया के भविष्य को बनाएंगे। ठीक है, जब भारत और चाइना को आज़ादी मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये जो दोनों देश है वो एशिया के भविष्य को बनाएंगे। ठीक है, एशिया का जो एशिया महाद्वीप है उसके भविष्य को बनाएंगे। ठीक है, फिर कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बहुत लोकप्रिय होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए क्या होता है, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरीके का नारा भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है जनता में। ठीक है, फिर आज़ादी के तुरंत बाद चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। ठीक है, जब चाइना को आज़ादी मिलती है तो उसके बाद जो चाइना है वो क्या करता है, तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लेता है। जब वो तिब्बत को हड़प लेता है तो उसके बाद क्या होता है, जो तिब्बत के धार्मिक गुरु होते हैं उनका नाम होता है दलाई लामा। तो दलाई लामा क्या करते हैं, वो भारत से शरण मांगते हैं। ठीक है, फिर उसके जो भारत होता है वो क्या करता है, दलाई लामा को शरण दे देता है। लेकिन जो चाइना है वो क्या करता है, वो बोलता है कि आप, हमारा और आपके बीच, मतलब कि भारत और चाइना के बीच एक पंचशील एग्रीमेंट होता है, पंचशील समझौता होता है 1954 में। ठीक है, तो जब पंचशील समझौता होता है तो उसके बाद क्या होता है, दोनों के बीच पंचशील समझौता मतलब क्या होता है, 5 बातों पर उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, 5 बात की जाती है। ठीक है, तो उसमें एक बात उसमें ये होती है कि दोनों देश अंदरूनी मामले पर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, उनका एक बात होता है ये। ठीक है, उस समझौते में। लेकिन जो भारत है वो तो अंदरूनी मामले पर दखल अंदाजी की है। ठीक है, अब वो जब भारत दखल अंदाजी करता है तो उसके कारण क्या होता है, भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है। ये एक युद्ध का कारण बन गया। और दूसरा कारण क्या बन सकता है, भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, ठीक है, और लद्दाख का जो अक्साई चीन का हिस्सा है, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है युद्ध हुआ, जिसमें भारत जो है वो हार जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ओके एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, जिसमें जो भारत है वो युद्ध में हार जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत युद्ध हार गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध का प्रभाव रहा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध का हमें असर देखने के लिए मिलता है। 1976 तक कूटनैतिक संबंध खत्म हो गए। ठीक है, 1976 तक क्या होता है, भारत और चीन के बीच कूटनैतिक संबंध खत्म हो जाते हैं। 1962 से लेके 1976 तक क्या होता है, भारत और चीन के बीच कूटनैतिक संबंध खत्म हो जाते हैं। फिर भारत और चीन के संबंध धीरे धीरे सुधरते हैं। ठीक है, फिर उसके क्या होता है, भारत और चीन के संबंध जो होते हैं वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाते हैं। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि वहाँ के जो नेता होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ के जो लीडर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1970 का दशक में क्या होता है, चीन में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव हो जाता है। ठीक है, चीन के नीतियों में वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चीन की नीतियों में, चीन की जितनी पॉलिसी होती है उसमें
वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल इशू की जगह क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल इशू पर ध्यान दिया जाता है। और इसलिए चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, इसीलिए जो चीन है वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि जो चीन है उसमें प्रैक्टिकल इशू पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, भारत के साथ जो चाइना है वो रिश्ते सुधारने के लिए तैयार हो गया और विवाद वाले मसले छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं भारत और चाइना के बीच, उसके जितने भी इशू है उसको छोड़ने के लिए भी जो चाइना है वो तैयार हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला बनाई गई। जो मैंने आपको सीमा विवाद बताया था, कौन सा सीमा विवाद, जो भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और लद्दाख के अक्साई चीन के कुछ हिस्से के लिए जो विवाद चल रहा है उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो उसी सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1981 में। ठीक है, 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला मतलब कि सीरीज ऑफ टॉक की शुरू की गई थी। ठीक है, उसका आरंभ किया गया था। उसके बाद क्या होता है आपको जैसा कि पता भी होगा, 1991 में शीत युद्ध का अंत हो जाता है। तो शीत युद्ध के अंत के कारण भारत और चीन में एक हमें बदलाव देखने के लिए मिलता है, इनके रिश्तों में हमें बदलाव देखने के लिए मिलता है। किस तरीके से होता क्या है, ये दोनों के दोनों देश विश्व राजनीति में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, 1988 के दिसंबर महीने में राजीव गांधी के द्वारा चीन का दौरा किया जाता है। इंदिरा गांधी से तो आप जरूर परिचित होंगे, उसी के जो बेटे हैं उनका नाम है राजीव गांधी। ठीक है, 1988 में जब वो पीएम होते हैं, ठीक है, भारत के जब वो पीएम होते हैं तो उस समय वो चीन का दौरा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इससे जो भारत और चीन का जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने में एक सहायता मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो 2006 में चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ के द्वारा भारत का भी दौरा किया जाता है। ठीक है, चीन का दौरा राजीव गांधी के द्वारा किया जाता है और जो हु जिनताओ है वो करते हैं भारत का दौरा। और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 2019 में शी जिनपिंग, आपने सुना होगा नाम, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी भारत का दौरा किया है। ठीक है, वो भी भारत आए हैं और 2018 में जो आपके मोदी जी है वो भी चीन में गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते भी किए जाते हैं। ठीक है, व्यापार के लिए क्या किया जाता है, सीमा पर क्या किया जाता है, 4 पोस्ट को खोलेंगे जिससे व्यापार किया जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार में 30% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक है, 1999 में क्या होता है, भारत और चीन के बीच 30% वार्षिक दर से वृद्धि होने के लिए हमें दिखता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो 1992 में भारत और चीन के बीच $80 लाख का द्विपक्षीय व्यापार होता है। $80 लाख का द्विपक्षीय व्यापार होता है 1992 में। डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, उस पर आपको नहीं जाना है। जो 2017 में $84 अरब हो गया है। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ होगा 2006 का डेटा, तो ये चीज़ को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1992 में क्या होता है, भारत और चीन के बीच में $80 लाख का द्विपक्षीय व्यापार होता है। ठीक है, जो 2017 में $84 अरब का हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम लोग बात करें तो भारत और चीन जो है वो आपका विश्व व्यापार संगठन है उसमें एक जैसी नीतियों को अपनाते भी है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया है। ठीक है, 11 मई 1998 को जो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, जो पोखरण में हुआ था, जो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है पोखरण, वहाँ पर भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, और उस समय अगर हम लोग पीएम की बात करें तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, जिसका अभी 2018 में ही निधन हो गया है। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग बात अभी कर रहे हैं। तो ऑपरेशन 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत, ठीक है, ये कोड नेम है आपका। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के तहत क्या किया जाता है, भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, आपका पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था।
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण होता है। ठीक है, जिसका कोड नेम होता है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड नेम होता है। और उस समय जो आपके पीएम होते हैं उनका नाम होता है इंदिरा गांधी। ठीक है, ये चीज़ से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, अलग चैप्टर है इसका। ठीक है, चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार कार्यक्रम में सहायता करते आ रहा है। ये तो आपको जरूर पता होगा कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने के लिए बोलता है। ठीक है, वो बोलता है कि तुम परमाणु हथियार को बनाओ। ठीक है, वो बोलता है ऐसा। ठीक है, तो वो सहायता करते आ रहा है। ठीक है, चीन का म्यांमार और बांग्लादेश से संबंध साउथ एशिया में भारत के खिलाफ माना जाता है। चीन जो है आपका देश, वो उसका संबंध म्यांमार से है। ठीक है, उसका संबंध कौन कौन से देश से है? म्यांमार से है और बांग्लादेश से है। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार से जो उसका संबंध है, ठीक है, वो भारत के खिलाफ माना जाता है साउथ एशिया में। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जो भारत है वो जहाँ पर सिचुएटेड है उसके इस साइड अगर आप देखोगे तो म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो बांग्लादेश है वो भी बिल्कुल साथ में ही है। ठीक है, तो वो उन सबसे संबंध बनाता है। ठीक है, फाइनेंशियली उन सबको क्या कहते हैं, पैसा वैसा देता है। ठीक है, उससे वो संबंध बनाता है। ठीक है, लेकिन भारत जो है आपको पता होगा कि बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में जो योगदान है वो भारत का ही रहा है। तो बांग्लादेश को तो हमारे कर्ज में डूबे ही रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन तब भी ऐसा कहा जाता है कि म्यांमार और बांग्लादेश से संबंध साउथ एशिया में भारत के खिलाफ माना जाता है। ठीक है, जो चाइना का है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चीन का म्यांमार और बांग्लादेश से संबंध, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इनमें से कोई भी मुद्दा भारत और चीन के बीच टकराव लाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें से जो भी मुद्दा अगर आप देखोगे, कोई सा भी मुद्दा अगर आप देखोगे तो भारत और चीन के बीच लड़ाई झगड़ा करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, भारत और चीन के बीच लड़ाई झगड़ा करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और जो चीन के नेता और अधिकारी लोग हैं वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आते हैं, और जो भारत के नेता और अधिकारी सब लोग हैं वो चाइना की राजधानी बीजिंग का दौरा भी करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो इससे दोनों देश एक दूसरे को करीब से जान रहे हैं। ठीक है, जो दौरा कर रहे हैं एक दूसरे देश में, तो इससे जो है दोनों के दोनों देश एक दूसरे को बहुत ही करीब से जान रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी देश का प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि शी जिनपिंग जो था उसने भारत का दौरा किया था 2019 में। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी देश का जो प्रेसिडेंट है वो किसी और देश में आके दौरा किया है। और परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी भारत और चीन के रिश्ते को मजबूत बना रही है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परिवहन और संचार मार्गों की जो बढ़ोतरी है वो भारत और चीन के रिश्ते को बहुत ही मजबूत बना रही है। जो यातायात की बढ़ोतरी है ना, उसके कारण जो भारत और चीन के रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो भारत और चीन के रिश्ते हैं वो किस तरीके के हैं, इतिहास में किस तरीके के थे, अभी किस तरीके के हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कमेंट में जो बताना कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और वीडियोज आपके लिए बना पाते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।